चलिए साहब, बात करते हैं एक और चैप्टर की जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलेगा? जैसा मैंने आपको बताया था कि सर इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो अभी अपडेटेड आया है, नया आया है, इसके हिसाब से कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बेटा, केस स्टडी फॉर्म में आपको ये पूछ सकते हैं कि कंज्यूमर के साथ मान लो कोई फ्रॉड हो गया, कोई चीटिंग हो गई, तो आउट ऑफ 6 राइट वो कौन सा राइट यूज कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन कंज्यूमर फोरम के ऊपर आ सकता है कि वो अपील कहां करेगा। अगर किसी एक फोरम से अपील में वो ऑर्डर उसके अगेंस्ट आता है तो फर्दर वो नेक्स्ट फोरम में कितने टाइम लिमिट के अंदर जा सकता है। और चौथा और आखिरी एक बहुत इजी क्वेश्चन अगर पूछे तो वो कंज्यूमर ड्यूटीज के ऊपर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे बेटा इस बात से कि एज पर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर किसको बोला जाएगा। सर कौन कहलाएगा कंज्यूमर, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। चलें साहब, आओ पढ़ना चालू करें साथ में। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम गुड्स और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज। सर वो पर्सन जो किसी गुड्स को, किसी सर्विसेज को यूज करे, अवेल करे, उस पर्सन को जनरली हम बोलते हैं कंज्यूमर। आगे क्या लिखा, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु by any goods or avail services for consideration। मतलब यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर आप कोई भी गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हो, कोई भी सर्विसेज अगर आप फ्री में लेते हो, तो उस गुड्स के लिए, उन सर्विसेज के लिए आप कंज्यूमर कंसीडर नहीं किए जाओगे। और अगर आप कंज्यूमर कंसीडर नहीं किए गए तो फिर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे क्या लिखा है, विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड। उन्होंने बोला आप जो गुड्स ले रहे हो, जो सर्विसेज अवेल कर रहे हो, वो कंसीडरेशन में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन आपने ऑन द स्पॉट पे की हो। कंसीडरेशन का आपका कोई फ्यूचर पेमेंट का इरादा है वो भी चलेगा, बस कंसीडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगला क्या लिखा, इट इंक्लूड, बेटा कंज्यूमर की डेफिनेशन में और कौन आएगा, एनी यूजर, कोई भी यूजर of such goods or beneficiary of services if such use is made with the approval of। मान लो मैंने कोई गुड्स खरीदा लेकिन उस गुड्स को यूज कर रहे हो आप मेरी अप्रूवल लेकर, तो उस केस में आप भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाओगे। सर इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई चीज ऑफलाइन परचेज करते हो तब भी और ऑनलाइन करते हो तब भी। जो 1986 ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें ऑनलाइन का कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए हमने अपडेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेकर आए जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी कवर किया गया है। चलेगा मालिक। हाउएवर, जो रेड में लाइन लिखी है, एनी पर्सन who obtain goods or avail services for resale और commercial purpose। अगर आप कोई गुड्स नेक्स्ट आगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए लेते हो तो उस केस में आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। इन सिंपल सेंस की अगर बात करें, सर कंज्यूमर मतलब वो पर्सन जो किसी गुड्स को, सर्विसेज को परचेज करे फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। अगर आप रीसेल करने के लिए, कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हो तो उस केस में आप कंज्यूमर बिल्कुल भी नहीं कहलाओगे। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो। चलेगा सर, चलेगा? चलो मालिक, मैं आ जाता हूं डायरेक्ट बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने जो आपको राइट्स दिए हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ द इंडिया। ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। चलेगा, देखो क्या क्या राइट दिए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। सबसे पहला दिया गया राइट टू सेफ्टी, दूसरा दिया गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तीसरा दिया गया राइट टू बी चूज, फिर दिया गया राइट टू सीक रिड्रेसल एंड लास्ट दिया गया है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब सर ये राइट आप कब, कौन सा, कहां यूज कर सकते हो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहला आता है राइट टू सेफ्टी, मतलब एज अ कंज्यूमर आपका अधिकार है, आप यूज कर सकते हो एज अ राइट टू सेफ्टी। कब यूज करोगे, देखो क्या लिखा है, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ऐसा कोई गुड्स, ऐसी कोई सर्विसेज जो कंज्यूमर की हेल्थ को, कंज्यूमर की लाइफ को
कंज्यूमर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे गुड्स के अगेंस्ट सेफ्टी का पूरा अधिकार है कंज्यूमर का। जब भी आप ऐसी कोई चीज परचेज करने जाते हैं जो कंज्यूमर की लाइफ को, कंज्यूमर की हेल्थ को, कंज्यूमर की प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, तो सेलर की यह ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन पूरे समझा दे, उस गुड्स से जुड़ी हुई रिस्क को बता दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है और कल को कंज्यूमर को कोई नुकसान हो जाता है तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो सेलर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है। ये है राइट टू सेफ्टी। अगला राइट क्या आता है साहब? राइट टू बी इन्फॉर्म। सर, एज ए कंज्यूमर यू हैव अ राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्रोडक्ट। आपने देखो प्रोडक्ट के ऊपर ना लेबलिंग होती है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, एमआरपी क्या है, वेज है, नॉन वेज है, इंग्रेडिएंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, हाउ टू यूज भी रहता है, इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। ये सारे वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एज अ कंज्यूमर ये जानने का आपका अधिकार है। आप जिस प्रोडक्ट को यूज करोगे, जो सर्विसेज लोगे, उससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन का आपको जानने का अधिकार होता है। इसी को बोलते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगला क्या आता है? राइट टू बी चूज। एज अ कंज्यूमर आपके पास फ्रीडम है, आप आजाद हो। मार्केट में जितनी वैरायटी अवेलेबल है, आपको उसमें से जो भी चूज करना हो वो चूज करने का आपके पास पूरा अधिकार है। कोई भी सेलर आपको जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं दे सकता है। करेक्ट है? ये होता है राइट टू बी चूज। राइट टू बी हर्ड। सर, एज अ कंज्यूमर आपके पास अधिकार है, आपकी कंप्लेन को सुना जाएगा। अगर कल को आपके साथ कोई गुड्स को लेकर, कोई सर्विसेज को लेकर कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई चीटिंग हो जाती है, जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी आपको दी गई थी, कहीं ना कहीं अगर आपका प्रोडक्ट उससे कहीं कम आ जाता है, तो सर आपके पास बिल्कुल अधिकार है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी। उसको बोलते हैं राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक। अच्छा, केवल मेरे दुख सुन लेने से काम हो जाएगा कि दुख का निवारण भी बताना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी तो देना पड़ेगा? तो राइट टू हर्ड के साथ आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। मतलब ना केवल आपकी बात सुनी जाएगी, सुनने के साथ साथ जो भी अवेलेबल रेमेडी होगी, जो भी पॉसिबल रेमेडी होगी, हो सकता है आपको कंपनसेशन दिलवाया जाए, हो सकता है आपका सामान वापस आपको दूसरा नया रिप्लेसमेंट दिया जाए। तो वो आता है सारा किसके अंदर? राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। आपको रिलीफ मिलने का भी पूरा अधिकार है, जिसको आप बोलते हो राइट टू सीक रिड्रेसल। अगला क्या आता है? राइट टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने सारे एडवर्टीजमेंट चलाती है, जागो ग्राहक जागो। वो क्यों चला रहे? क्योंकि एज अ कंज्यूमर आपका ये जानने का अधिकार है, अगर कंज्यूमर राइट में कोई चेंज होता है, कंज्यूमर ड्यूटीज में कोई चेंज होता है, कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आता है, तो ये सारी बातें जानने का आपको अधिकार है। इसको बोलते हैं राइट टू बी एजुकेशन। चलेगा? तो ये 6 अधिकार होते हैं। अगर कभी भी एज अ कंज्यूमर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है, तो आप इनमें से रिस्पेक्टिव सिचुएशन में रिस्पेक्टिव राइट यूज कर सकते हैं। इनको आप एक बार कर लीजिएगा। चलें आगे। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप कोई भी राइट यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने अपनी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिलफिल करने में कोई भी फेलियर नहीं करी है। मतलब जब भी आप अपने राइट को यूज करने जाओगे तो पहले इंश्योर कर लो कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फुलफिल करी हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में फेल हो गए तो आप राइट यूज नहीं कर पाओगे। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर, अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से गुड्स, कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपको पता हमेशा क्या करना है? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदना है, चाइना का माल नहीं खरीदना है। बेटा, जब आपको सेलर रिस्क के बारे में बता रहा होगा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिस्क के, जो रिस्क है उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड, उसके बारे में प्रॉपर देखना है, सीखना है और सुनना है। रीड लेवल केयरफुली, गेट अ फेयर ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, चूज ओनली फॉर लीगल गुड्स, आस्क फॉर कैश मेमो, इनवॉइस वगैरह आपको हमेशा बिल लेना है। फाइल अ कंप्लेन, अगर कल को आपके साथ कोई चीटिंग हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कंप्लेन जरूर फाइल करें। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज और एनवायरमेंट का ध्यान रखें।
चलेगा सर। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट जो इसके टॉपिक्स हैं उनकी ही बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं सर रिड्रेसल एजेंसीज। यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, इसलिए मेक श्योर कि आपको ये समझ में आ जाए। सर अगर कल को एज अ कंज्यूमर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप कहां जाओगे कंप्लेन फाइल करने? तो बेटा वहां पर 3 टायर सिस्टम है। जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो बेटा 3 लेवल पर बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। 3 टायर में ये सिस्टम चल रहा है। तो सर कब कहां जाना है वो डिपेंड करता है आपके साथ फ्रॉड जो हुआ है वो कितने अमाउंट का है। अमाउंट के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कहां के दरवाजे खटखटाना है। चलो सर एक बार मैं पहले तुमको ये दिखा देता हूं। ये आप फ्लो चार्ट एक बार देख लोगे तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाना चाहिए। ये रहा पूरा का पूरा। सर देखें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने बेटा लिमिट्स भी चेंज कर दी हैं, इसलिए यहां पर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। सर आप देखें, आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम कब जाना है? जब आपके साथ फ्रॉड हुआ हो अप टू 1 CR, 1 करोड़ रुपए तक का, तब आपको कहां जाना है? डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ रुपए तक, तो आपको जाना है स्टेट कमीशन। और अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा तो डायरेक्टली आपको जाना है नेशनल कमीशन। ये तो आपको हो गई अमाउंट की बात। अप टू 1 करोड़, 1 से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, से फॉर एग्जांपल मेरे साथ फ्रॉड हुआ था अप टू 1 CR, तो मैं कहां गया? डिस्ट्रिक्ट फोरम। मैंने वहां पर कंप्लेन फाइल करी, मैंने अपील करी, वहां पर जो भी सुनवाई हुई वो हुई और जो ऑर्डर आया वो मेरे अगेंस्ट आ गया, मतलब वहां पर मैं केस हार गया। तो सर क्या अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में मेरा जो ऑर्डर आया वो मेरे अगेंस्ट आया तो क्या मैं आगे कहीं वापस से अपील फाइल कर सकता हूं? आंसर इज यस। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपके अगेंस्ट आया ऑर्डर तो आप बेटा फिर जा सकते हो स्टेट कमीशन में। लेकिन ध्यान रखना है आपको स्टेट कमीशन में जाना है कब? विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर आया वहां से 45 डेज के अंदर आपको कंप्लेन फाइल कर देनी है। अगर 45 डेज एक्सपायर हो गए फिर आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हो। मान लो मेरा बेटा केस था 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन अप टू 10 CR, तो मैं डायरेक्टली कहां जाऊंगा? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में ऑर्डर मेरे अगेंस्ट आ गया, करेक्ट है। सर क्या मैं आगे कहीं फाइल कर सकता हूं केस? अगेन यस। आप अगर स्टेट कमीशन में केस हार जाते हो तो आप जा सकते हो नेशनल कमीशन। लेकिन नेशनल कमीशन जाने की भी जो डेट है, जो डेज हैं वो मिलेंगे आपको 30 डेज। जिस दिन स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको नेशनल कमीशन में क्या कर देना है? केस वापस से अपील फाइल करनी है। सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ था 10 करोड़ से ज्यादा, तो मैंने डायरेक्ट अपील कहां पर फाइल की होगी? नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन का ऑर्डर मेरे अगेंस्ट आया, मतलब मैं केस हार गया। तो सर क्या मैं फिर से इस ऑर्डर के अगेंस्ट कहीं और अपील फाइल कर सकता हूं? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हो। कहां पर? जो हमारी जुडिशरी की अपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर बेटा समय का ध्यान रखना है, आप नेशनल से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो विद इन 30 डेज। क्वेश्चन बेटा यहीं पर ही आएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अगर यहां आया तो वो बोलेगा हमने कंप्लेन तो फाइल करी लेकिन वो 50 दिन हो गए थे। फिर पूछेगा बी में व्हाट इफ अगर वो कंप्लेन 35 डेज में कर देता। यहां पे होता तो 35 डेज चल जाते, यहां पर होगा तो 35 डेज भी बोलो चलेगा क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना। अच्छा सर आपकी किस्मत इतनी खराब थी, आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस, तो अब कहां जाना है? तो ऑटो करो, ऑटो वाले से बोलो कि घर छोड़ दो अब मुझे, क्योंकि इसके ऊपर अब कुछ नहीं है, चलेगा। सो इस तरीके से ये हमारा जुडिशरी मैकेनिज्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। चलेगा साहब? बोलो चलेगा। और ये रहा एक और बढ़िया कुछ चीज बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये आप एक बार रीड करके जाइएगा। ये कंपैरिजन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 के बीच में, कि सर 2019 में ऐसा नया क्या आया और 1986 में ऐसा क्या नहीं था।
कंपैरिजन इसलिए देखकर जाइएगा क्योंकि ये कॉमन नॉलेज की भी बात है, और कल को अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ना लगे कि हमें पता नहीं है, हम पढ़कर नहीं आए। तो ये कंपैरिजन आप जरूर देखकर जाएं। एक बार आप बोले तो अपन चर्चा कर ही लेते हैं ताकि आपको एक बार समझ में आए। सर देखें, सबसे पहला उन्होंने लिया है रेगुलेटर। बेटा 1986 के अंदर रेगुलेटर कोई सेपरेट कुछ भी बॉडी नहीं थी, जबकि सीपीए 2019 ने क्या किया, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए करके एक बॉडी बनाई है जो रेगुलेटर का काम करती है। तो मतलब पहले कोई रेगुलेटर नहीं था, अब सीसीपीए करके एक रेगुलेटर आ गया है। दूसरा बेटा कंज्यूमर कोर्ट। बेटा कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर सेलर ऑफिस इज लोकेटेड। आपके लिए कंप्लेंट कहां फाइल करनी पड़ती थी, जहां पर सेलर का ऑफिस है, उसके एरिया का जो जुरिडिक्शन लगेगा आपको वहां जाना पड़ता था। जबकि 2019 में क्या बोला गया, आपको कंप्लेंट कहां फाइल कर सकते हो, जहां पर कंज्यूमर रहता है। पहले सेलर की चलती थी, अब कंज्यूमर की चल रही है, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग। प्रोडक्ट लाइबिलिटी बेटा क्या है, नो प्रोविजन कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट अ कंज्यूमर कोर्ट। उधर क्या लिखा है, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, अगला क्या लिखा है, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। डिस्ट्रिक्ट वो लिमिट अलग थी, अब लिमिट बढ़ा दी गई, 1 करोड़ 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा। ई कॉमर्स बेटा पहले ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स का कोई जिक्र नहीं था, अब उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। और एक मीडिएशन सेल करके भी प्रोविजन आ गया है बेटा कि आपका अगर केस नॉर्मल है, बहुत ज्यादा टेंशन वाला नहीं है, तो कोर्ट ये बोल सकता है कि मालिक आपका आपका केस हम कहां रेफर कर रहे हैं, मीडिएशन सेल में। मीडिएशन सेल क्या करेगी, सेलर को बिठा लेगी, बायर को बिठा लेगी, और एक होता ना आर्बिट्रेशन, बीच का रास्ता, सेटलमेंट, वो कॉन्सेप्ट भी बेटा यहां पर 2019 में आ गया है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये बोल सकते हो, या कंपैरिजन है, और ये आपको करके जरूर जाना है। आज का जो टारगेट था जिसमें हमने 3 चैप्टर करने थे बेटा, वो आज हो गए हैं खत्म। चलेगा? सो आप क्या करिएगा, आज की ड्यूटी क्या है आपकी, इन तीनों चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। अगर कहीं डाउट आए तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वही मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया है, वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पर भी इसको वापस से देख सकते हैं। कल मिलेंगे फिर अगेन, कल 3 नए न्यू चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे। चलेगा? थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।